वो स्प्लेंडर पे आके आपको BMW के सपने दिखाएंगे, लेकिन आप अपनी डगर से मत हटना, अपने लक्ष्य से मत भटकना। तो आज का ये विचार था और इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी, जो कि है ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आर एंड एच। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। तो कुर्सी की पेटी बांधने का समय जो है वो अब आ चुका है, क्योंकि 10 तारीख और 11 तारीख में एग्जाम है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का सीबीटी, और उसका सिटी कंफर्मेशन अब आ चुका है। तो बेहतर होगा कि आप लोग पहले जाके चेक कर लीजिए कि कौन सी सिटी कौन से स्टेट में आपका एग्जाम पड़ा है और कौन सी शिफ्ट में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कहाँ पर एग्जाम होगा। तो अच्छे से अब प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए, मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए। और अब तक तो वैसे मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देना चाहिए था, परंतु जिन बच्चों ने नहीं करा है उनके लिए थोड़ा सा अब समय तो नहीं बचा है, 8 दिन बचे हैं। आज 2 तारीख है और 2 तारीख भी बिल्कुल अंत पे आ चुकी है। और अब जितने भी दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, इसमें बहुत अच्छे से जितना अपने आप को झोंक सकते हैं उतना झोंक दीजिए। कुछ और सब दुनियादारी छोड़ के, रात के मैसेजेस छोड़ के, खाना पीना, दूसरों को खिलाना छोड़ के कोशिश कीजिए कि अब सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए, एनालाइज कीजिए, और दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाइए, अपना स्कोर देखिए क्या आ रहा है, और जहां पे भी आप लैग कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो वेटेज वाला पोर्शन रहता है वो क्या रहता है एसएससी स्टेनो में, वो रहता है आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का। ध्यान रखिएगा किस चीज का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स। इनमें से कम आपका 25 से 30 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। 25 से 30 क्वेश्चन आराम से बनेंगे, किस पोर्शन में से, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक और करंट अफेयर्स में से। तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं उठाई है तो मैं प्रेफर करूंगा, अभी वैसे टाइम तो नहीं है, लेकिन मंथली पढ़ना चालू कर दीजिए। मंथली वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से कंपाइलेशन मिलेगा इंपॉर्टेंट चीजों का, जो भी उस मंथ के करंट अफेयर्स होंगे, और प्रीवियस 1 साल 1.5 साल का कम से कम अच्छे से करके जाइएगा, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से रिलेटिव क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और मेहनत कीजिए। अभी ये 7 दिन बचे हैं आपके पास, 7 दिन में ऐसी मेहनत कीजिए जो आपने पूरे साल भर ना की हो। मॉक टेस्ट लगाइए, करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़िए, अपना स्कोर बार बार चेक करते रहिए, और एनालाइज करिए कि कहाँ पे आपका लैक हो रहा है, और उस पोर्शन पे और ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी समय सिर्फ ये बचा है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर रहेगा? ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये आपकी पीडीएफ है, और इस पीडीएफ में आपका लिंक दे रखा है। इस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा एसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे अपना क्रेडेंशियल्स डाल के लॉग इन कीजिए। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और जो अभी आपका पासवर्ड होगा, वो सब करके लॉग इन कीजिए। वहां पे आपको आपका पोर्टफोलियो सॉरी प्रोफाइल मिलेगा, और उस प्रोफाइल में आपका लिंक होगा जो कि अभी लाइव है, एसएससी स्टेनो एडमिट कार्ड। जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा है वो यहाँ से जाके ले ले। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी अब खुलनी नहीं चाहिए 10 तारीख से पहले। ठीक है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। सीबीटी बहुत अच्छे से देकर आइए, फिर उसके बाद बात करेंगे स्किल टेस्ट की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपनी टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक है हमारा टू फॉर्म्स ऑफ आर एंड एच। अभी तक हम पढ़ चुके वोवल्स, और वोवल्स के साथ हम वर्ड्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसके ग्रामलॉग्स भी कर चुके थे फर्स्ट चैप्टर के। अब आते हैं चैप्टर 4, जो कि है ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आर एंड एच। देखिए, आप सभी को याद होगा कि हमारे पास दो ऐसे कॉन्सोनेंट होते हैं जो दो तरीके से बनते हैं। एक तो था आर और एक था एच। आर और एच की दो फॉर्म्स होती हैं। एक आर बनता है अपवर्ड फॉर्म में इस तरीके से, नीचे से ऊपर, और एक आर बनता है ऊपर से नीचे डाउनवर्ड फॉर्म में। दोनों कौन से फिगर्स में होते हैं, लाइट होते हैं या डार्क होते हैं? दोनों ही हमारे लाइट होते हैं। ऐसे ही एच है हमारा, ये भी दो तरीके से बनता है। इसमें ज्वाइन होता है एक छोटा सा सर्कल इस तरीके से, ये भी बनता है नीचे से ऊपर, और एक ऊपर से नीचे इस तरीके से। ये दोनों भी हमारे कैसे बनते हैं, लाइट क्लास में बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अच्छा, जब हम किसी कॉन्सोनेंट की डायरेक्शंस को चेंज करते हैं तो क्या क्या चीजें चेंज होती हैं? तो चेंज होती है उसकी पोजीशंस और प्लेसेस। देखिए, प्लेसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अगर ये आर है, ये नीचे से ऊपर बन रहा है, तो इसकी फर्स्ट प्लेस यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये होगी सेकंड प्लेस और ये होगी थर्ड प्लेस। ऐसे ही जो हमारा आर डाउनवर्ड बनता है वो ऐसे बनता है, इसकी फर्स्ट प्लेस यहाँ होगी, बीच का पार्ट सेकंड, और ये हो गया थर्ड। क्लियर है? क्योंकि अगर ये ऊपर से नीचे बन रहा है तो ऊपर जहां से स्टार्ट हुआ वो फर्स्ट प्लेस, जहां पे एंड हुआ वो थर्ड प्लेस। ऐसे ही एच, इसका फर्स्ट प्लेस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, मिडिल पॉइंट सेकंड होगा, और ये पॉइंट होगा थर्ड। ऐसे ही ये
डाउनवर्ड एच यहां से शुरू होता है तो इसका फर्स्ट इधर होगा, सेकंड ये होगा और थर्ड ये होगा। यहां तक सभी को क्लियर है? अब देखते हैं आर कौन सी फॉर्म कब बनाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टू फॉर्म्स ऑफ आर, यानी कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आर। देखिए आर हमारा बनता है दो तरीके से, एक होती है अपवर्ड फॉर्म और एक होती है डाउनवर्ड फॉर्म। अपवर्ड फॉर्म कैसे बनता है? ये बनता है नीचे से ऊपर की तरफ। और डाउनवर्ड फॉर्म कैसे बनता है? ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अब कौन सी फॉर्म हमें कब यूज करनी है, कहां यूज करनी है, वो देखते हैं। देखिए इसके लिए सिंपल से रूल्स हैं। पहला रूल स्टार्ट करते हैं। पहला रूल जो है हमारा, सपोज अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है हमारा आर से, सिंपल आर से ही वर्ड शुरू हुआ है, फॉर एग्जाम्पल रॉक या फिर रैली। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे रॉक है या फिर रैली है। अब देखिए ये दोनों वर्ड किससे शुरू हो रहे हैं? आर से शुरू हो रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पे हम हमेशा अपवर्ड फॉर्म ऑफ आर यूज करेंगे। जैसे रॉक में वर्ड आर से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे हम बनाएंगे अपवर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा रॉक। क्लियर है? फिर ऐसे ही रैली, रैली में भी हम अपवर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि वर्ड किससे स्टार्टेड है? आर से, तो ये हो जाएगा रैली। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रूल है, सपोज अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, ठीक है, अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा है वॉवल से फिर उसके बाद में आर आएगा तो ये आर जो है डाउनवर्ड फॉर्म में बनाया जाएगा। क्लियर है? जैसे कि आर्क हो गया, आर्क में अब जो वर्ड है वॉवल से स्टार्टेड है, वॉवल प्लस आर, तो जब वॉवल पहले आ जाएगा तो हम आर को बनाएंगे कैसे? डाउनवर्ड फॉर्म में, यानी कि ये वाला आर्क। अब इसे अबव द लाइन क्यों बनाया? याद कीजिए प्रीवियस क्लासेस। अब इसे हम अबव द लाइन इसलिए बनाएंगे ताकि जो वॉवल है वो हम फर्स्ट प्लेस पे इंडिकेट कर सके। यहाँ पे वॉवल जो है वो किस प्लेस का है? फर्स्ट प्लेस का, क्योंकि साउंड क्या है? आ का, और आ का साउंड कहाँ आता है? फर्स्ट प्लेस पे। तो फर्स्ट प्लेस कहाँ बनाई जाती है? अबव द लाइन। दैट इज वाई हमने इसको अबव द लाइन बनाया। अब ये जो आ का साउंड है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये रिप्रेजेंट किया जाता है डार्क डॉट से। तो हमने यहाँ आर के फर्स्ट प्लेस पे डार्क डॉट लगा दिया, ये बन गया हमारा वर्ड आर्क। यहाँ तक क्लियर है? फिर नेक्स्ट आता है जैसे कि अर्ली। ठीक है, अर्ली में अब देखिए वर्ड सेम, ये भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, अर्ली, पहले ए का साउंड आया फिर आर आया, तो यहाँ पे जो साउंड है वो है ए का, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑन द लाइन बन जाएगा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि आर से पहले वॉवल है। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए ये था स्टार्टिंग का पोर्शन, कि स्टार्टिंग में आर अगर आएगा तो कैसे यूज होगा। अब बात कर रहे हैं एंड की। सपोज अगर कोई भी वर्ड एंड हो रहा है आर पे, सिंपल आर पे साउंड खत्म हो चुका और आर के बाद कुछ भी नहीं है, तो यहां पे हम यूज करेंगे डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ आर। फॉर एग्जाम्पल कार। देखिए कार में जो साउंड है वो र पे खत्म हो चुका, र के बाद कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसको बनाएंगे डाउनवर्ड आर। अबव द लाइन बनाएंगे क्योंकि जो वॉवल साउंड है वो है आ का, आ का वॉवल बिलोंग करता है फर्स्ट प्लेस पे, तो इसीलिए इस वर्ड को हम कहां बनाएंगे? लाइन से ऊपर। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो फैक्टर, फैक्टर में हमें कौन सा वॉवल साउंड मिल रहा है? ए का, जो पहला वॉवल है वो है ए का। क्या आर के बाद कोई वॉवल है? नहीं है, तो इसलिए ये भी कैसे बनेगा? डाउनवर्ड फॉर्म में बनेगा। तो एफ बनाया लाइन से ऊपर, के बनाया यहाँ, टी बनाया इधर, आर बनाया इधर, तो ये हो गया फैक्टर। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर वर्ड एंड होता है आर के बाद वॉवल साउंड से, सपोज आर के बाद अगर कोई वॉवल साउंड आ जाए तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपवर्ड फॉर्म ऑफ आर। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे अपवर्ड फॉर्म ऑफ आर। फॉर एग्जाम्पल कैरी। अब देखो कार में जब हम लिख रहे थे तो यहाँ पे अगर हिंदी में लिखे तो कार ऐसे लिखा जाएगा कि र के बाद कोई भी मात्रा या स्वर आ रहा है? नहीं आ रहा, इसीलिए यहाँ पे हमने डाउनवर्ड आर यूज करा था। अब कैरी को अगर हम हिंदी में लिखे तो कैरी कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से। अब यहाँ पे र के बाद ई की मात्रा आ रही है, तो अगर ये ई की मात्रा है यानी कि र के बाद एक वॉवल साउंड है, और अगर र के बाद वॉवल साउंड हुआ तो हम इसे कैसे बनाएंगे? हमेशा अपवर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो के बनाया हमने लाइन से ऊपर क्योंकि जो पहला वॉवल है वो किस प्लेस का है? ए का, फर्स्ट प्लेस का। ठीक है, तो ये यहां लग जाएगा, और र के बाद ई की मात्रा है तो यहाँ पे ई की मात्रा लग गई, यानी कि ई का वॉवल लाइट डॉट लग गया थर्ड प्लेस का, तो ये हो गया कैरी। यहां तक क्लियर है? ऐसे ही सपोज हमें लिखना हो फैक्टोरी, तो ये हो जाएगा फैक्टोरी। एफ बनाएंगे लाइन से ऊपर, के बनाया, टी अपवर्ड आर, क्योंकि आर के बाद वॉवल है तो ये हो गया फैक्टोरी। देखिए फैक्टर में र पे साउंड खत्म हो गया था तो इसलिए हमने यहाँ पे डाउनवर्ड आर बनाया, बट फैक्टरी में र के बाद ई की मात्रा आ रही है, ई का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे अपवर्ड बनाएंगे। यहां तक सभी को क्लियर?
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये था एंड का, जब स्टार्टिंग में आर आएगा तो कैसे यूज करेंगे और एंड पे आएगा तो कैसे यूज करेंगे, अभी तक हम देख चुके। अब हम पढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शन रूल। देखिए आर हमारा कुछ ऐसी जगह पे भी यूज होता है जहां पे फर्क नहीं पड़ता कि आर के पहले या बाद में वॉवल साउंड है या नहीं, वो हमेशा एक फिक्स आउटलाइन में बनाया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है एम। सपोज अगर एम से पहले अगर कभी भी आर हुआ, जस्ट बिफोर साइड ऑफ एम अगर आर आता है, तो ये आर हमेशा डाउनवर्ड ही बनाएंगे, चाहे आर से पहले वॉवल हो या ना हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमेशा एक्सेप्शनली यूज करेगा। एम के साथ आर हमेशा डाउनवर्ड बनाया जाएगा, दैट्स इट। जैसे कि आर्म, देखिए दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। एक तो वर्ड स्टार्टेड है वॉवल से इसलिए भी डाउनवर्ड बनना चाहिए, और एम से पहले है इसलिए भी डाउनवर्ड बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसे डाउनवर्ड बना देंगे, ठीक है। बट सपोज अगर वॉवल ना हो, अगर हमें खाली लिखना है रोम, तो रोम में भी ये डाउनवर्ड ही बनेगा, भले ही इसके बिफोर साइड पे कोई भी वॉवल साउंड ना हो, तब भी हम इसे कैसे बनाएंगे, डाउनवर्ड बनाएंगे। तो ये हो जाएगा रोम। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो ये हो जाएगा रोम। चाहे बीच में आ जाए, जैसे कि अलार्म, अलार्म में भी जो आर है वो कहां आ रहा है, एम से जस्ट बिफोर साइड पे है, तो इसे क्या बनाएंगे, हम डाउनवर्ड बनाएंगे, एल आर म, एलार्म। यहां तक क्लियर है सभी को? फिर ऐसे ही नेक्स्ट रूल है हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट है, टी, डी, चे, जे और इथ। टी डी चे जे इथ, लाइट वाला, थ वाला इथ, ठीक है। हमारे पास ये 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर इन पांचों में से किसी के भी पहले आर आता है, तो ये आर हमेशा अपवर्ड बनाया जाएगा, डजंट मैटर अगर आर के पहले कोई वॉवल साउंड है या नहीं है, ये हमेशा अपवर्ड ही बनेगा, चाहे वॉवल हो या ना हो। याद रखिएगा, इन पांचों में से किसी के भी पहले अगर आर आता है, और अगर आर के पहले चाहे वॉवल हो या ना हो, ये हमेशा कैसे बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा अपवर्ड फॉर्म में। यहां तक सभी को क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है आर्ट। अब आर्ट में देखिए यहाँ पे वॉवल साउंड है, तो वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से, तो हमें क्या बनाना चाहिए, अपवर्ड आर बनाना चाहिए या डाउनवर्ड आर बनाना चाहिए? ऑफ कोर्स डाउनवर्ड आर, जो हमने पहले रूल में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ये इसको एग्जेम्प्ट कर देता है, अगर टी के साथ कभी भी आर आएगा तो वो हमेशा कैसे बनेगा, अपवर्ड बनेगा, चाहे आर के पहले वॉवल हो या ना हो। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, अपवर्ड आर। तो ये हो जाएगा हमारा अपवर्ड आर। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो अर्ज, तो अर्ज में हम क्या बनाएंगे, अपवर्ड आर, क्योंकि जे से पहले आर है, ठीक है। तो ये बन गया आर, ये बन गया जे, आर से पहले वॉवल है अ का, यहाँ पे लाइट डैश हमने लगा दिया सेकंड प्लेस पे, तो ये हो गया अर्ज। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो अर्थ, ध्यान रखिएगा ये अर्थ नहीं होता, अर्थ होता है, ठीक है। यहाँ पे लगता है लाइट डॉट ऑफ सेकंड प्लेस, ये होता है अर्थ, नॉट अर्थ। तो आर बनाया अपवर्ड, इथ बनाया, इथ से पहले आर है इसलिए हम क्या बनाएंगे, इसे अपवर्ड आर बनाएंगे, ठीक है। ए का डॉट लगा दिया आर से पहले, ये हो गया अर्थ। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, ऐसे ही हमारे पास कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं, कुछ अपवर्ड स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स हैं, अपवर्ड स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स। चलिए देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, आपको कितना याद है, ठीक है। अगर आपने मेरा ये क्वेश्चन बता दिया कमेंट सेक्शन में, तो मैं मानूंगा कि आपको बहुत अच्छे से शॉर्ट हैंड आती है। अपवर्ड स्ट्रेट कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ये होते हैं 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि कौन कौन से होते हैं। फिलहाल मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके कमेंट करना है और बताना है कि कौन से 4 कॉन्सोनेंट होते हैं जो नीचे से ऊपर बनते हैं और स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा पहला आर, ठीक है, जो अभी सीख रहे हैं। दूसरा एक होता है वे, एक होता है ये, वाई कॉन्सोनेंट, और एक ये होता है हमारा एच, ठीक है। फिलहाल ये 4 कॉन्सोनेंट होते हैं जो नीचे से ऊपर बनते हैं और स्ट्रेट होते हैं। इनमें से किसी के बाद अगर आर आएगा, तो ये आर भी हमेशा अपवर्ड बनाया जाता है, चाहे आर के बाद कोई वॉवल साउंड आए या ना आए। क्लियर है यहां तक सभी को? जैसे कि हमें लिखना हो अवेयर, अवेयर में यहाँ पे व के बाद आर है। अब W क्या कॉन्सोनेंट है, अपवर्ड कॉन्सोनेंट है और स्ट्रेट है, तो ये इस तरीके से बनना चाहिए, तो आर को इसी के बाद ऐसे हम स्ट्रेट बना देंगे, तो ये हो जाएगा अवेयर। यहां तक क्लियर है? चाहे आर के बाद वॉवल हो या ना हो, हम इसे कैसे बनाएंगे, सीधा स्ट्रेट अपवर्ड कॉन्सोनेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो लॉयर, लॉयर, यहां देखिए य के बाद आर है, तो यहां पे भी हम क्या बनाएंगे, लॉ य, इसी के आगे
अपवर्ड बना देंगे, लॉयर। यहां तक क्लियर है। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो रियर, रियर में भी पहला आर अपवर्ड बनेगा क्योंकि इसके पहले कोई वॉवल साउंड नहीं है, तो इवेंचुअली ये जो दूसरा आर है ये किसके बाद आ रहा है, एक अपवर्ड स्ट्रेट कॉन्सोनेंट के, तो इसी के आगे आर को ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आर बनाया हमने अपवर्ड और इसी के बाद ऐसे आर को बढ़ा दिया। अब पहले आर के बाद ई का वॉवल है, कहां चला जाएगा, दूसरे आर के बिफोर साइड, यानी कि यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रियर। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट रूल है आर का। अगर सपोज किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आर आता है, ठीक है, दो कॉन्सोनेंट के मिड में आर आता है, जैसे कि ये कॉन्सोनेंट और बीच में क्या है, आर। ठीक है, तो ये आर भी हमेशा अपवर्ड बनाया जाएगा। यहां तक क्लियर है। जैसे कि हमें लिखना हो मार्क, मार्क में एम और के बीच में आर है। अब आप लोग कुछ सोचेंगे कि अभी तो बताया था कि एम के साथ आर आएगा तो वो हमेशा डाउनवर्ड बनेगा, अब यहाँ पे अपवर्ड बता रहे हो, ये कैसे गुरुजी? देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे जो अभी पीछे मैंने बताया था वो ये था कि अगर एम के जस्ट बिफोर साइड पे आर हुआ तो डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन एम के बाद हुआ तो वो रूल एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे एम के बाद है, ठीक है, एम और के बीच में है, तो इसलिए वो वाला रूल यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, एम और के बीच में आर है, एम बनाएंगे, यहाँ आर बनाया, के बनाया, एम के बाद वॉवल है, यहाँ पे डार्क डॉट लगा दिए, हो गया हमारा वर्ड मार्क। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो थोरोली, थोरोली, तो थोरोली में इथ और एल, इसके बीच में आर है, तो थो बनाया, अपवर्ड आर, एल बनाया, थो रो ली। यहां तक क्लियर है सभी को, कोई भी डाउट? बहुत बढ़िया, तो ये हो गया हमारा आर चैप्टर खत्म। ठीक है, अब आते हैं अपने इसी चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सोनेंट पे। एक कॉन्सोनेंट है हमारा एच, जिसकी दो फॉर्म्स बनती हैं। अब इसकी कौन सी दो फॉर्म्स होती हैं वो देखते हैं। एक होता है अपवर्ड एच और एक होता है डाउनवर्ड एच। याद है सभी को? देखिए, अपवर्ड एच सर्कल के साथ बनता है, इस तरीके से छोटा सा सर्कल ऐड करेंगे, ठीक है, ये बनता है 30 डिग्री एंगल पे अप्रॉक्स। फिर आता है एक डाउनवर्ड एच, ये बनता है कुछ इस तरीके से, जो जे और जे वाले एंगल पे बनता है, दैट इज 60 डिग्री एंगल। दोनों ही लाइट होते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, कौन सी फॉर्म कब यूज करेंगे, तो इसके लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखते हैं। देखो, व्हेन एच साउंड्स अलोन इन अ वर्ड और comes before a and gay consonant, we use downward h। ठीक है, देखो स्टेटमेंट क्या कह रही है, जब h अकेला साउंड करेगा किसी वर्ड में, फॉर एग्जांपल ही में h अकेला साउंड कर रहा है एज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, जब h अकेला साउंड करेगा किसी वर्ड में और के और गे से जस्ट बिफोर साइड पे आएगा, कम्स बिफोर के एंड गे कॉन्सोनेंट, जब के और गे से जस्ट बिफोर साइड पे आएगा, फॉर एग्जांपल हुक हो गया, ठीक है, हग हो गया, हेग हो गया, HAIG। ठीक है, तो जब भी एच अकेला साउंड करेगा और के और गे कॉन्सोनेंट से जस्ट बिफोर साइड पे होगा, तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे डाउनवर्ड एच। यहां तक सभी को क्लियर है? जब एच अकेला साउंड करेगा, साउंड्स अलोन, और कम्स बिफोर के एंड गे कॉन्सोनेंट, वी यूज डाउनवर्ड एच। तो ही में एच अकेला साउंड कर रहा है, इसलिए हम डाउनवर्ड एच बनाएंगे, तो ये हो गया ही। ऐसे ही हुक में भी एच जो है वो अकेला साउंड कर रहा है, सॉरी, के से पहले आ रहा है, के जस्ट बिफोर साइड, तो हम क्या बनाएंगे, डाउनवर्ड, तो ये हो गया हुक। ऐसे ही हग में ग से पहले कॉन्सोनेंट है, तो ये हो जाएगा हग। ऐसे ही हेग में भी, यहाँ पे भी डाउनवर्ड, क्योंकि ये के और गे से जस्ट बिफोर साइड पे है। यहां तक क्लियर है? बाकी हर एक केस में हम एच की अपवर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना हो होटल, अब यहाँ पे जो एच है वो किसके साथ है, वो टी के साथ है, तो यहाँ पे हम अपवर्ड बनाएंगे, ये हो जाएगा होटल, होटल। हमें लिखना हो हैवी, यहाँ पे वी के साथ है, यानी कि ना तो अकेला साउंड कर रहा है ना ही के और गे के साथ है, तो हम यहाँ पे इसे बनाएंगे इस तरीके से, है वी। क्लियर है? ऐसे ही अगर हमें लिखना हो हैप्पी, तो ये हो जाएगा हैप्पी, एच के बाद ए का वॉवल, पी के बाद ई का वॉवल। यहां तक सभी को क्लियर है?
चलिए, तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आर एंड एच। एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। आर की कौन कौन सी फॉर्म होती है? दो होती हैं। अगर वर्ड आर से स्टार्ट होगा तो अपवर्ड बनाएंगे, ठीक है, और अगर वर्ड वॉवल से स्टार्ट होगा तो डाउनवर्ड आर बनाएंगे। फिर ऐसे ही नेक्स्ट आता है, अगर वर्ड एंड होगा आर पे तो उसे डाउनवर्ड बनाएंगे, और अगर वर्ड एंड होगा आर के बाद वॉवल साउंड से तो आर को हम अपवर्ड बनाएंगे। फिर हमने पढ़े कुछ एक्सेप्शन रूल, जैसे कि एम से पहले अगर आर आया कभी भी तो वो हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। ऐसे ही 5 कॉन्सोनेंट होते हैं, टी डी चेजे इथ। टी डी चेजे इथ के साथ अगर कभी भी आर आता है तो उसे भी कैसे बनाएंगे? हम हमेशा अपवर्ड बनाएंगे, चाहे आर से पहले वॉवल साउंड आए या फिर ना आए। ऐसे ही हमारे पास 4 अपवर्ड स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आर, वे, ये, एच, ठीक है। आर, डब्ल्यू, वाई, एच, इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू, वाई, एच, लेकिन इनका साउंड क्या होता है? व, य और ह, ठीक है। आप किसी भी वर्ड में लगाएंगे तो कभी भी डब्ल्यू नहीं बोलेंगे, इसे हमेशा व प्रोनाउंस करेंगे। तो इसका जो साउंड है हम वो प्रोनाउंस कर रहे हैं, आर, वे, ये और ह, ठीक है। इनके में से किसी के भी बाद अगर आर आता है तो ये आर भी कैसे बनाया जाएगा? हमारा ये बनाया जाएगा अपवर्ड फॉर्म में। फिर किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आर आएगा तो वो भी कैसे बनाया जाएगा? हमारा वो भी बनाया जाएगा अपवर्ड फॉर्म में। फिर आता है हमारा एच। एच फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से। एच अगर कभी वर्ड में अकेला साउंड करता है, फॉर एग्जाम्पल ही, यहाँ पे एच अकेला साउंड कर रहा है तो हम क्या बनाएंगे? इसे हमेशा डाउनवर्ड एच बनाएंगे। या फिर के और गे से पहले आएगा तो हम कैसे बनाएंगे? इसे हमेशा डाउनवर्ड एच से बनाएंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? फिर बाकी किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ एच आता है तो उसे हम कैसे बनाएंगे? उसे हम हमेशा अपवर्ड एच के साथ बनाएंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर इसकी वर्ड की प्रैक्टिस के साथ, और इसी में मैं आपको ग्रामरलॉक्स भी बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। जब वर्ड्स करेंगे तो हर एक रूल को दोबारा से रिवाइज करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? कॉपी पेन लीजिए और इन सभी चीजों को नोट डाउन कीजिए। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस वेट कीजिए और पढ़ते रहिए। और फिलहाल अभी जो आपका मेन टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपना सीबीटी बहुत अच्छे से दें, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट से मेरी यही गुजारिश है जो कि सीजीएल, सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिनका स्टेनो टारगेट नहीं है, कृपया करके वो एग्जाम में अपीयर ना हो, बिकॉज हमारे लिए ऑलरेडी बहुत कम सीट्स रहती हैं स्टेनोग्राफर्स के लिए हमारे। और हमारा पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है स्टेनोग्राफी। ये स्किल भी हमें सीखना होता है, इसमें परफॉर्म भी करना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम निकल गया, फिर उसके बाद हम स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके दे देंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 महीने के अंदर खत्म कर देंगे, 3 महीने के अंदर खत्म कर देंगे, तो स्टेनोग्राफी इज मोर लाइक अ फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें आपको फिजिकली अपने हाथ को ट्रेन करना पड़ता है कि आप अपने हाथ को उतनी स्पीड से मूव कर सके कि आप 1 मिनट में 100 वर्ड्स लिख सके, 1 मिनट में 110 वर्ड पर मिनट लिख सके। तो उस चीज के लिए ट्रेन करना पड़ता है आपके अपने हाथ को। तो इट इज लाइक अ फिजिकल एक्सरसाइज, जो कि 2 या 3 महीने का काम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक खत्म करने में इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। क्योंकि 5 से 6 महीने आराम से अगर आपको बेसिक खत्म करने में लगेगा तो डेफिनेटली आप इस साल के एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाएंगे। अगर आप देना चाहते हैं, आप अच्छे से स्टेनोग्राफी सीखिए, फिर उसके बाद इसके लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है, जिन स्टूडेंट को ऑलरेडी स्टेनोग्राफी आती है उनके लिए ये बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्लियर करते हैं, उनकी वजह से कट ऑफ जो है वो काफी ज्यादा हाई चली जाती है। तो ये स्टेनो वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है उस टारगेट तक पहुंचना। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप स्टेनोग्राफी का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो तब दीजिए जब आपको स्टेनोग्राफी ऑलरेडी आती है। ये सोच के मत दीजिए कि आप स्किल के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि वो आपका भी टाइम वेस्ट करेगा और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आता है। तो अच्छे से पढ़िए, आप भी एग्जाम दीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन तब दीजिए जब आपको स्टेनोग्राफी आती हो। ये सोच के मत दीजिए कि आप सीख लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मॉक टेस्ट लगाते रहिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।